हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज साइंस देख रहे हैं और साइंस में हम लोग आज पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9th का है ये और ये बायोलॉजी का आता है, फर्स्ट चैप्टर है बायो का। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल जानेंगे और इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसका डिटेल से स्टडी करेंगे हम लोग फिर। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्या है वो? फंडामेंटल लाइफ जो है, यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? सेल है। और हम लोग का कोई भी लिविंग बीइंग जो है उसका मेन चीज क्या है? सेल। तो इस सेल को सबसे फर्स्ट में जो डिस्कवर्ड किया, किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। और किससे? एक बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप से। और वो स्टार्टिंग था इसका कि जब इन्होंने सबसे पहले सेल देखा। और कैसे? व्हाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consists of many little compartment. So cork is a substance which come from plant, bark of a plant. This was in the year of 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. मतलब कि उससे उन्होंने अपने से डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप में देखा। और रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्स सेल। सेल इज ए लैटिन वर्ड। यह किससे निकला है? सेल लैटिन वर्ड है ये, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा रूम, लिटिल रूम। दिस में सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। मतलब ये बहुत ही छोटी सी घटना प्रतीत होती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन यह साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे कॉर्क में देखा और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को जो उन्होंने डिजाइन किया था उससे उन्होंने देखा। और फिर इसी चीज को 1675 में कौन? लीवेनहॉक, पूरा नाम एंटन वान लीवेनहॉक, विद द हेल्प ऑफ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। ध्यान दीजिएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने देखा था। अभी आपको हम दिखाएंगे कि उन्होंने जो देखा वो किस प्रकार का सेल दिख रहा था, नहीं, लेकिन 1674 में एंटन वान लीवेनहॉक ने उसी सेल को देखा, लेकिन किससे? विद द हेल्प ऑफ डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप से देखा जो माइक्रोस्कोप पूरा डेवलप था। नहीं, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पोन्ड वाटर। और उन्होंने पोन्ड वाटर से इसे डिस्कवर्ड किया। नहीं, पोन्ड वाटर लिया और उसमें उन्होंने उसे देखा। ठीक है, अब हम लोग पहले देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा था वो सेल आपका किस प्रकार दिख रहा था। देखिए, ये सेल हम लोग देख रहे हैं। ये सेल जो है वो रॉबर्ट हुक द्वारा जो फर्स्ट टाइम में देखा गया। देख रहे हैं ना? लग रहा है कि नहीं ये किस प्रकार का है? कंपार्टमेंट टाइप का है, नहीं? और ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि कैसा ब्लॉक है ये, जिस प्रकार की हम लोग देखते हैं हनीकॉम्ब में। तो हनीकॉम्ब में हम लोग जिस प्रकार का ब्लॉक देखते हैं, जिस प्रकार का वो बना होता है बॉक्स टाइप का मधुमक्खी के छत्ता में, उस प्रकार में हम लोग देखते हैं। तो वही उसी तरह का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। देखिए, जितने भी अब हम लोग सेल देखेंगे तो सबसे पहला अगर आपको सेल देखना हो तो आप घर में माइक्रोस्कोप में, स्कूल में या कॉलेज में, लैब में इसको आप इजी वे में देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ऑनियन लीजिए और ऑनियन का एक लेयर निकालिए और उसको क्या फोर्सेप मतलब कि चिमटे के माध्यम से उसके एक लेयर को एकदम सबसे बाहरी परत को निकाल लीजिए और उसे
स्लाइड पर रखिए, हल्का सा ग्लिसरीन देखिए, कवर स्ट्रिप लगाइए उसमें, और उस माइक्रोस्कोप में देखिए आपको थोड़ा बहुत इस तरह का रचना दिखलाई पड़ेगा, और वो जो पार्टिकुलर जो आपको ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वही सेल है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इन 1831 देखिए, हम डे बाय डे इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि किस ईयर में किन्होंने क्या काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ईयर जो है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसको अगर आप याद रखिए, कब कहां इसकी जरूरत पड़ जाए कहना मुश्किल है, इसीलिए सब टॉपिक में हम पूरा दिए जा रहे हैं आप लोग कि किस ईयर में ये सब हुआ। देखिए अब बारी आ रही है इन 1831, कब हम लोग देख रहे हैं कि कब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन हैड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने सेल लाइक स्ट्रक्चर को देखा, नहीं, उसके बाद वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने पूरे सेल को देखा, ठीक है। और अब बारी आ रही है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा, किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए आप लोग को 1839 में किन्होंने, परकिंसन ने यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस फाउंड इन द सेल। उन्होंने साइटोप्रोटोप्लाज्म का खोज किया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द सेल थ्योरी वाज प्रिपेयर्ड बाय स्लेडन एंड स्वान, कब, 1800, देखिए यहां पर दिया हुआ है आपका 1838 और आपका देखिए 1839 में, ठीक है। स्लेडन और स्वान ने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग इसको, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अभी इजी वे में, या फिर नहीं तो आपको हम इसमें अटैचमेंट भेज देंगे इसका पीडीएफ का, उससे आप कर सकते हैं। आपको वेल नोट्स भी हम अवेलेबल कराएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। सबसे पहले इसको समझिए, और समझने के बाद इसके बाद तो नोट्स तो आपको हम देंगे, ओके। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये जो सेल है आप देख रहे हैं ना, इसी सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा था, इस तरह का, देख लीजिए इसको ठीक से आप, यही सेल को उन्होंने देखा, इस तरह का ब्लॉक उन्हें दिखाई पड़ा, ठीक है। बीच में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी के आधार पर हम लोग अगर देखें तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, कंपोज्ड ऑफ सेल, वो किसका बना है, कोशिका का बना हुआ है। एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, नहीं। और इस प्रकार सेल थ्योरी के माध्यम से हम जानते हैं कि सेल जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। अब देखिए इन 1855 वर्च्यू फर्दर एक्सप्लेन्ड द सेल थ्योरी एंड सजेस्टेड दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए 1855 में फिर वर्च्यू ने क्या कहा कि जितने भी सेल हैं वो सेल कहां से आते हैं, तो उनका कहना है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। मतलब एक सेल से ही दूसरा सेल का निर्माण होता है, सेल ही डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, इस प्रकार ये डिवाइड होते जाते हैं, समझे कि नहीं। और प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इसका कि इन 1940 द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिएगा, सबसे पहले सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने देखा, उसके बाद कुछ मॉडिफाइड किया गया माइक्रोस्कोप को, नहीं, और तब उसे एंटन वॉन लीवेनहॉक ने देखा। और अब बारी आ रही है 1940 की, नहीं, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो क्या कहता है कई गुना बड़ा दिखाता है, नहीं, मेड पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार की एक सेल के अंदर जो है
कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उसे उन्होंने तब दिखलाया। तो हम लोग प्लांट सेल को भी देखेंगे, एनिमल सेल को भी देखेंगे, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले देखिए, अब आगे हम लोग देख रहे हैं, तो जब कोशिका की बारी आती है तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें कई तरह की कोशिका होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। नहीं, तो यहां बारी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does a living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor. किस प्रकार आप कह सकते हैं, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं ना कि अगर घर में कोई है तो सबों का काम बटा हुआ है। अगर हम देखते हैं हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सबों का अलग अलग फंक्शंस हैं। क्या सभी एक ही काम करते हैं? नहीं ना। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड, नो, एंड ए स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। नहीं होता है कि नहीं ऐसा? जैसे हम लोग देखते हैं ना, स्टोमक जो होता है क्या करता है, वो सिर्फ डाइजेशन का काम करता है। अब बोलिएगा कि स्टोमक ही ब्लड पंप करे, संभव है? वो तो हार्ट का ड्यूटी है। तो वो हार्ट, इसी को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। नहीं, तो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। इसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो देखते ही हैं, साथ साथ में इसको हम लोग सिंगल सेल, एक कोशिका के अंदर भी इसको हम लोग देख सकते हैं। इनफैक्ट each such cell has got certain specific component within the cell organelles. Each kind of cell organelles perform a specific function. जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सबों का अपना अपना ड्यूटी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी प्रोवाइड करना ड्यूटी है। नहीं, तो सबों का अपना अपना ड्यूटी है। गोल्जी का अलग ड्यूटी है। नहीं, राइबोसोम का अलग ड्यूटी है। तो सबों का अपना अलग अलग ड्यूटी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज दीज ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसी से वो परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोग यहां देख रहे हैं, आपका ध्यान से देखिए इसको आप लोग। तो कहता है क्या कि द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामेसियम एंड बैक्टीरिया आर नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने भी हम यहां पर देख रहे हैं ये सभी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नहीं, चाहिए देखिए अमीबा को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नहीं, अब आप देखिए क्लेमाइडोमोनास को देखिए, चाहे आप पैरामेसियम को देखिए, तो ये सब क्या है? वन सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हालांकि इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए जो इस लेसन में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर देखने के बाद हम लोग आगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो द ऑर्गेनिजम्स consist of many cells are known as multicellular organisms such as human being, animals, birds, etc. तो जो भी हैं ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर हैं। नहीं, तो इसमें देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि एक से अधिक कोशिकाओं के वो बने हुए होते हैं। तो आप लोग ये जान रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब तो आप लोग जान ही रहे हैं। नहीं, अब हम लोग इसके बारे में आगे देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नहीं, देखिए each living cell has the aptitude to perform certain basic function that are characteristic of all living things, all living forms. नहीं, तो कहता है कि जितने भी सेल्स हैं, नहीं, और उसका क्या है कि सबों का बेसिक फंक्शन जो है वही कहलाता है क्या? आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है इसका।
Each such cell has certain specific component within its known as cell organelles. तो जितने भी अब ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए कि जो कि सेल ऑर्गेनेल सेल्स हैं, तो एक ऑर्गेनेल्स जितने भी उसमें ऑर्गेनेल्स हैं तो सभी सेल में सेम उसी तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। ये नहीं है कि यहाँ एक सेल में कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं, दूसरे सेल में कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी सेल में क्या होंगे, एकदम एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होंगे विद इन। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा उसमें अंदर में। और प्रत्येक सेल में हम लोग क्या देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे। उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म देखेंगे, नहीं न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म देखेंगे। जब हम लोग सेल का डिटेल स्टडी करेंगे तो सबों के बारे में हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन एंड ईच सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग तरह के सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। एंड ईच सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, और जितने भी प्रत्येक ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। सपोज दैट मान लिया जाए न्यूक्लियस लिया जाए, जो हम लोग सेल के अंदर देखते हैं, न्यूक्लियस को देखते हैं, तो उस न्यूक्लियस का क्या है, कुछ स्पेशल फंक्शन है। नहीं, अब हम आते हैं मान लिया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसका क्या है, अपना एक अलग फंक्शन है। आ जाइए आप माइटोकॉन्ड्रिया में, उसका अपना एक अलग फंक्शन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबों का जो होता है वो स्पेशल फंक्शन होता है। दीज ऑर्गेनेल्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नॉन एज सेल। तो सबों को मिलाकर, समझे कि नहीं, इस ऑर्गेनेल को पूरे को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सेल कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, all cells are found to have the same organelles respective of their different functions and the organism they found in। तो कहता है क्या कि चाहे उसका अलग अलग फंक्शन का ही नहीं हो, जो भी हो, लेकिन उसके जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो सेम होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, द बेसिक पार्ट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखिए इसमें एक सिंपल दिखाया गया है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एकदम सिंपल दिखाया गया है कि ये सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, न्यूक्लियस दिखाया गया है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाया गया है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया और बीच में आपका साइटोप्लाज्म। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, क्या दिया हुआ है कि द बेसिक पार्ट ऑफ सेल, जो क्या क्या है, आप देखिए यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन है, फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, साइटोप्लाज्म दिया हुआ है, और क्या ये आपका हुआ न्यूक्लियस। तो इसमें जो हम लोग इस फिगर में जो हम लोग देख रहे हैं खासकर, वो क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं राउंड स्ट्रक्चर है, सबसे बाहरी मेम्ब्रेन जो इसका हुआ, तो ये सबसे बाहरी मेम्ब्रेन जो कहलाया वो क्या कहलाया, सेल मेम्ब्रेन कहलाया। और इसके अंदर न्यूक्लियस दिए, न्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं, और द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, उसमें जो है वो हम लोग देख रहे हैं क्या है चीज है, वो साइटोप्लाज्म है, और मिड में क्या है, वो न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार हम लोग अगर एक सेल को देखें सिंपल तरह से, साधारण तौर पर, तो सबसे पहले न्यूक्लियस है, बीच में साइटोप्लाज्म है और बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नहीं, तो जो कि इसमें साइटोप्लाज्म हम लोग देख रहे हैं उसी में और ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बारी लेते हैं अगर हम, तो न्यूक्लियस में क्या हुआ, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, सब कुछ है। तो इसको भी हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ओके, अब आगे देखिए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नहीं, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, एक बाहरी लेयर जो हुआ, ठीक है, तो सेल का जो बाहरी मेम्ब्रेन हुआ उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, या फिर अगर प्लांट की बारी आती है तो हम लोग उसको सेल वॉल का देते हैं, लेकिन अगर एनिमल की बारी आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए स्क्रीनशॉट आप जब हम हटें उस समय आप स्क्रीनशॉट इजी वे में इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसमें जो प्लांट में जो पाया जाता है उसमें सेल, ये क्या कहते हैं, सेल वॉल होता है। ठीक है, उसके जो होते हैं बहुत थिक होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, नहीं उसमें छिद्र नुमा होता है, एंड अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस और मटेरियल्स मूव बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है,
तो कहता है क्या कि हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरा होता है, उसमें थोड़ा छिद्र रहता है, और क्या होता है कि कुछ सर्टेन सब्सटेंस को वो क्या करता है, अपने अंदर आने देता है, और उस कुछ सर्टेन सब्सटेंस को वो आउटवर्ड जाने के लिए देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि द सेंट्रल डेंस राउंड स्ट्रक्चर इन द सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। देखिए सेंटर में जो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग जो देखे उसमें क्या है, डेंस राउंड स्ट्रक्चर, एक गाढ़ा रंग का गोल स्ट्रक्चर देखिए, वही क्या है, न्यूक्लियस है। और द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। नहीं, जेली लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो था वो जस्ट जेली लाइक रहता है, तो वो जो है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब आगे देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस तो अपने जगह पर मिड सेंटर में है, और उसके बाद बाहर में सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन बीच में जो है और जो ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, राइबोसोम हो, नहीं, या फिर और जो जो ऑर्गेनेल्स हो, तो सभी कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। और लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इन स्फेरिकल शेप। और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो खासकर जो उसका शेप जो होता है वो राउंड होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप इसका हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए पोरस मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका हम लोग अभी जिक्र किए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। नहीं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो साइटोप्लाज्म जो सेपरेट है वो किससे होता है, एक मेम्ब्रेन से, और वो भी मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है। ऐसा नहीं होता है एकदम पूरा ढका हुआ रहता है। इसमें से कुछ मटेरियल न्यूक्लियस से अंदर जा सकता है साइटोप्लाज्म से, या फिर न्यूक्लियस के अंदर से कुछ मटेरियल जो है वो आ सकता है। तो ये क्या करता है, आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वो हो सकता है, लेकिन सबों का नहीं, कुछ ही चुनिंदे सब्सटेंस का। तो द स्मॉलर एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियोलस। ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस तो है ही, और उसके अंदर और एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, अब हम लोग आगे। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है, हम लोग जाते हैं थ्रेड लाइक नेटवर्क रहता है, किसका, क्रोमोसोम का रहता है। नहीं, और क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या है, वो जीन्स को कैरी करता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम ही एक ऐसा है जो कि कैरेक्टर को जीन के माध्यम से क्या करता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। ये ड्यूटी है किसका, क्रोमोसोम का। तो इसको डिटेल से आप तब पढ़िएगा जब पढ़िएगा आप लोग सेल डिवीजन। तो हम लोग जानते हैं सेल डिवीजन दो प्रकार का आता है, माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो ये बात की बात है, जब आप लोग क्लास में आप आगे जाइएगा उस समय आप लोग डिटेल से पढ़िएगा क्या होता है सेल डिवीजन, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, उसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़िएगा। यह आप खाली इतना जान लीजिए कि क्रोमोसोम जो है वो क्या करता है, जीन कैरी करता है, और हेल्प किसमें करता है हम लोग को, कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर का करता है, किसमें, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जो भी कैरेक्टर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो जाता है किससे, जीन के माध्यम से, और उस जीन को कौन ले जाता है, क्रोमोसोम। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीन्स इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सेल को कहा गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन जीन्स को क्या कहा गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और द इंटायर constituents of a living cell are known as protoplasm, which include nucleus and cytoplasm। अब ध्यान दीजिएगा, एक सेल तो है ही, और सेल के अंदर इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी उसमें सब्सटेंस हैं, चाहे प्रोटोप्लाज्म हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे उसमें साइटोप्लाज्म जो भी ऑर्गेनेल्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, जो भी हो, सबों को इंटायर तौर पर क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहा गया उसको, प्रोटोप्लाज्म कहा गया। अब आगे देखिए,
तो आगे हम लोग जो है इसको देखेंगे। अब डिटेल से देखना होगा। ये तो आप इंट्रोडक्शन कर लिए, लेकिन अब किस प्रकार प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।